Hello everyone and welcome back to the channel BM's Education Class 8. Today we gonna to start a new chapter from the book Our World Then and Now. तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है द जुडिशरी। चैप्टर का क्या नाम है? द जुडिशरी, चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है आपका चैप्टर नंबर 6 गाइस। आपका ये क्या है? चैप्टर नंबर 6। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ से कुछ यार बेसिक की यार बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक की ही बात कर लेंगे। यहाँ पर वाइट पेज है शायद, ये हमारा वाइट पेज है, यहीं पर ही बात करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में। देखिए, हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसके यार हमारा जो गवर्नमेंट है इसकी यार 3 ऑर्गन्स है। कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन्स है। ठीक, क्लियर है आपको? कितने ऑर्गन्स है बताओ? इसके यार 3 ऑर्गन्स है। जो पहला ऑर्गन है वो क्या है? जो पहला ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर। वो क्या है? जो पहला ऑर्गन है वो क्या है? हमारा लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर। दूसरा ऑर्गन क्या है? यहां लिखते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक, जो तीसरा ऑर्गन है वो हमारा जुडिशरी है। ठीक है, तो यार लेजिस्लेचर क्या करता है? बेसिकली जो लेजिस्लेचर है वो यार लॉ को बनाता है। जो लॉ मेकिंग बॉडी है हमारा, लॉ को बनाने वाला जो बॉडी है, कानून बनाने वाला जो बॉडी है, वो हमारा लेजिस्लेचर है। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेचर। इसके अंदर बेसिकली कौन आता है? हमारा पार्लियामेंट। कौन आता है? हमारा पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के दोनों हाउस आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और इसके अंदर कौन होते हैं? एमपीज होते हैं, जो कि यार पार्लियामेंट में बैठते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, विधानसभा। और इस विधानसभा के अंदर हमारे एमएलएज बैठते हैं। तो ये जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, ये कौन होते हैं यार? ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये कौन होते हैं? ये दोनों के दोनों कौन होते हैं? ये दोनों के दोनों कौन होते हैं? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमने इनको इलेक्ट किया है। और ये क्या करते हैं यार? यही लोग कानून बनाते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं। और यही लॉ मेकर्स हमारे लेजिस्लेचर के अंदर इंक्लूडेड है, और जो कि लॉ को मेक करते हैं, लॉ को मेक करते हैं, बनाते हैं। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर लेजिस्लेचर। लॉ बन गया, लॉ बनने के बाद इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है ग्राउंड लेवल के अंदर, हर एक लेवल के अंदर। तो यार इसको एग्जीक्यूट करने वाला जो बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव्स है। मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला बॉडी, मतलब एग्जीक्यूट करने वाला जो बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव्स है। इनके अंदर बेसिकली हमारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं। कौन आते हैं? सिविल सर्वेंट्स। जो ऑफिसर्स हो गए वो सभी, अधिकारी हो गए वो अधिकारी, ऑफिसर्स। अगर किसी लॉ को किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में इम्प्लीमेंट करना हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। एक ब्लॉक लेवल के अंदर अगर करना हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उसके अंदर करना हो तो एक बीडीओ करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करता है लॉ को इम्प्लीमेंट। वहीं एक ग्राम पंचायत की बात हो तो वहाँ पर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करता है। पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है? लॉ को एग्जीक्यूट करता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स सिविल सर्वेंट्स जो कि क्या करते हैं, उन लॉ को एग्जीक्यूट कर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं वही। ब्लॉक के अंदर बीडीओज होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वो करते हैं एग्जीक्यूट। और जीपी के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर पीईओ होते हैं, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो करते हैं। दैट्स इट्स ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूटिव्स, दैट्स इट्स ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूटिव। देखिए लॉ तो बन गया। देखिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं भाई साहब। मान लो आप गए दुकान, मान लो कि एक दुकान है यहाँ पर, आप मान लो एक दुकान गए और दुकान से आपने एक टेबल खरीदा। आपने यहाँ पर एक डिसीजन लिया था दुकान जाने से पहले कि यार हम एक टेबल खरीदेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपने एक लॉ बनाया था अपने लिए, एक डिसीजन बनाया था कि हम एक दुकान जाके क्या खरीदेंगे, टेबल खरीदेंगे। तो ये क्या है, आपका एक कानून आपने बनाया था, एक डिसीजन बनाया था, डिसीजन लिया था आपने, एक निर्णय लिया था कि आप टेबल खरीदोगे जाके दुकान से। तो ये आपका डिसीजन था और ये आपका एक लॉ था। तो आप इस टेबल को कहाँ लाए, अपने घर में लाए आप, ठीक है नहीं। आप इसको कहाँ लाए, आप टेबल को कहाँ लाए, आप टेबल को कहाँ लाए, घर को लाए। और घर में आपने इस टेबल को एक जगह डाल दिया और यहाँ पर आपने इसके अंदर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। मान लो आज है 19 दिसंबर, आपने इस 24 तारीख को 19 दिसंबर 2024 को आपने टेबल खरीदा और उसको आज ही घर ले आए और उसमें पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। आप दुकान गए, आपने डिसीजन बनाया, आपने लॉ बना दिया, तो आपने लॉ बनाया, टेबल ले आए और टेबल को ला के आपने घर में रख के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो चीज़ों को आपने एग्जीक्यूट करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या किया, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट करने वाली बात, एक नोट करने वाली बात कहूँगा। अब इस टेबल को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, यूज़ करते जा रहे हो, आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, इसमें यूज़ कर रहे हो। धीरे धीरे 19 दिसंबर 19 जनवरी होगा, 2025 आ जाएगा, नया साल आ जाएगा। फिर 19 जनवरी 19 फरवरी 2025 होगा। ऐसे करते करते क्या होगा, एक दिन 19 दिसंबर आ जाएगा 2025 का, मतलब एक साल इस टेबल को हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा फॉर दिस टेबल। बट आप इस टेबल को वैसे ही आप घर लाए हो दुकान के बाद, आप इसमें कुछ नहीं करो, सिर्फ आप इसमें पढ़ते जा रहे हो। आपको इसको आप रिगरसली इस पर यूज़ कर रहे हो, इसको रिगरसली आप यूज़ करो, रिगरसली आप इस पर पढ़ाई कर, रिगरसली आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहे हो। इस पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसको यूज़ करते जा रहे हो, सिर्फ इसका आप फ़ायदा उठा रहे हो, सिर्फ यूज़ कर रहे हो, सिर्फ रिगरसली इसके ऊपर इसका यूज़ कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब इस टेबल को एक साल हो जाएगा तो क्या इसका जो कंडीशन अच्छा होगा या बुरा होगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस टेबल, यस और नो, इज गुड या बैड, कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को यार यहीं पॉज करो, अभी कभी वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और मुझे बताओ क्या इस टेबल का जो कंडीशन होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या होगा, बुरा होगा। क्योंकि यार आपने इसमें सिर्फ इसका यूज़ ही तो क्या है, और कुछ क्या है, क्या आपने इसकी सफाई की, क्या इसको आपने मेंटेन किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने इसका क्या क्या यूज़ किया। तो क्या यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया, इससे हो जाएगा, नहीं। इस तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि यार चीज़ों का हम सिर्फ यूज़ करने से नहीं हो जाएगा। आप चीज़ों को सिर्फ अगर यूज़ करते जाओगे, रिगरसली उस पर सिर्फ काम करते जाओगे, एग्जीक्यूट करते जाओगे, तो इससे क्या होगा, उसका कंडीशन ख़राब हो जाएगा, उसका कंडीशन ख़राब हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि इस चीज़ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इस चीज़ को यार मेंटेन करना भी बहुत बहुत क्या है, बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको मेंटेन करना। तो इसीलिए यहाँ पर एक हमारा क्या है, एक और ऑर्गन है जो कि यार हमारे इस कानून सिस्टम को, हमारे लॉ को मेंटेन करने का काम करता है। वो कौन है, वो यार जुडिशरी है। जुडिशरी क्या करता है, देखो जुडिशरी यार लॉ को मेंटेन करता है, ठीक, लॉ को मेंटेन करता है और लॉ को इंटरप्रेट भी करता है, ठीक, क्लियर, आपको लॉ को इंटरप्रेट भी करता है, ठीक।
और इसके अंदर कौन आते हैं, हमारे जुडिशरी के अंदर हमारे कोर्ट्स इंक्लूड होते हैं, कोर्ट्स। और कोर्ट्स भी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। एक पिरामिड सिस्टम होता है बेसिकली कोर्ट्स का। सबसे नीचे के अंदर हमारे जो कोर्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर होते हैं बेसिकली। फिर हमारे स्टेट लेवल के अंदर होते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक, और सबसे एपेक्स कोर्ट है हमारे देश का, सबसे हायर कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, हायर बोलो या फिर एपेक्स कोर्ट बोलो, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर आपको इतनी बात है? ठीक है। और कोर्ट भी यार 2 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लो आप चाहो तो। कोर्ट भी जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो यार सिविल कोर्ट होता है जहाँ पर कुछ घरेलू बातें होती हैं। घरेलू बातें भाई, राम को श्याम ने मान लो पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सिविल कोर्ट जाएंगे, है कि नहीं। एक कंपनी ABC मान लो है, कंपनी मान लो ABC एक है, ठीक, उसने एक प्रोडक्ट बेचा, ठीक, वो प्रोडक्ट ख़राब निकला, जिसने उसको खाया उसका तबीयत ख़राब हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस सिविल कोर्ट के अंदर। और एक स्पेशल कोर्ट भी होता है सिविल कोर्ट के अंदर, या फिर एक सेपरेट स्पेसिफिक कोर्ट होता है जो कि कंज्यूमर कोर्ट होता है, एक कंज्यूमर कोर्ट भी होता है। ठीक है, ये सभी कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये सिविल कोर्ट के ही अंदर आ जाते हैं, या फिर उसके अंदर एक स्पेसिफिकली एक कोर्ट होते हैं। यहाँ पर बेसिकली स्पेसिफिक बातें होती है सिर्फ। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आपने कोई कंपनी का प्रोडक्ट खाया और आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर वो एक्सपायरी हो गया, तो आपको झूठ बोला गया कि आपको कंपनी ने कुछ हार्म पहुँचा, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। अगर फैमिली मैटर है तो फैमिली कोर्ट चले जाओ। ये जो मैटर बेसिकली होते हैं, ये सिविल कोर्ट के अंदर ही ऐसे मैटर आते हैं। भाई राम ने श्याम को क्या दिया, 100 रुपये का सामान दिया, तो श्याम को राम को 100 रुपये देना था, बट श्याम ने नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो केस है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सिविल कोर्ट के अंदर। एक और प्रकार का कोर्ट होता है जो कि होता है क्रिमिनल कोर्ट, जो क्या होता है क्रिमिनल। यहाँ पर भाई जो मर्डर हो गया, थ्रेफ्ट हो गया, इन सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली, थ्रेफ्ट हो गया, किसी ने किसी को धमकी दी, फ्रॉड हो गया, फ्रॉडस्टर्स आ गए, किसी ने किसी के घर में घुस के उसको धमकी दे दी, तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो कहाँ आती है, वो हमारे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर डिस्कस की जाती है। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक, ये चीज़ें। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है भी, क्या सवाल उठता है कि जुडिशरी क्या है। हम देख लिया जुडिशरी क्या है, यहाँ पर फिर से देख लो एक बार कि यार जो जुडिशरी है ना, द जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी है वो क्या है, एक ऑर्गन है किसका, गवर्नमेंट का, जो कि क्या करता है, जो कि लॉ को इंटरप्रेट्स करता है, जो कि लॉ को इंटरप्रेट्स करता है। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, बेसिकली जो हमारा जुडिशरी है, हमारा जो जुडिशरी है, इसका डेफिनेशन बेसिकली यही है कि ये एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो कि लॉ के अंदर क्या करता है, इंटरप्रेट्स करता है। इंटरप्रेट्स का मतलब क्या है कि जुडिशरी वो लॉ के अंदर दखल अंदाजी कर सकता है। क्यों करता है, अब लॉ को इंटरप्रेट क्यों करता है, भाई लॉ को मेंटेन करने के लिए ही वो लॉ के अंदर इंटरप्रेट करता है। ठीक, लॉ के अंदर लॉ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, लॉ को यार मेंटेन करने के लिए, लॉ को मेंटेन करने के लिए वो लॉ के अंदर दखलंदाजी करता है, उसके अंदर इंटरप्रेट करता है। अब क्यों करता है, अब ऐसा हमारा जो सिस्टम है, हमारा जुडिशरी है, ऐसा क्यों करता है, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न भी वहीं पर लिखा गया है। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर कितने रीज़न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 रीज़न है। पहला रीज़न क्या बोलता है, टू पनिश लॉ ब्रेकर्स, टू पनिश लॉ ब्रेकर्स। ठीक है,
टू पनिश लॉ ब्रेकर्स। किसी ने अगर कानून को तोड़ा है तो इसको पनिशमेंट देने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए ये लॉ को इंटरप्रेट्स करता है। यहाँ पर देखा इट अप्लाइज लॉज, ये लॉ कहाँ कहाँ यूज़ करता है, ठीक है। और जुडिशरी को जो पावर मिलती है कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली एक चीज़ आप लिखो कि यह जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इक्वल है। दे ऑल आर इक्वल एंड इंटरकनेक्टेड, ये सभी के सभी इंटरकनेक्टेड हैं और इक्वल भी है। इंटरकनेक्टेड है और इक्वल भी है। लेजिस्लेचर ने मान लो कोई गलती कर दी है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उसको बोल सकते हैं कि यार तूने गलती की है। अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई गलती की है तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसको बोल सकते हैं कि तूने गलती की है। अगर मान लो जुडिशरी ने कोई गलती की है, इसने जुडिशरी ने, तो एग्जीक्यूटिव वाले और जुडिशरी लेजिस्लेचर वाले उसको बोल सकते हैं कि यार तूने गलती की है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है ये दोनों छोटे हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि ये बड़ा है ये दोनों छोटे हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि ये बड़ा है ये दोनों छोटे हैं। कोई किससे बड़ा कोई किससे छोटा नहीं है, तीनों के तीनों एक दूसरे के समान हैं, इक्वल है, ठीक। ये सिर्फ लॉ बनाएगा, ये सिर्फ लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ लॉ को मेंटेन करेगा, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। तीनों के तीनों एक ही लाइन में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। जैसे कि कोर्ट के अंदर क्या एक पिरामिड सिस्टम है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, बट इस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। ऑर्गन के अंदर क्या है, ये और ये, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के तीनों इक्वल है। ये किसी से कोई ऊपर नहीं है, किसी से कोई नीचे नहीं है, तीनों के तीनों एक समान है, एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक। क्लियर है। तो पहला पॉइंट यही था कि ये लॉ को वहीं पर अप्लाई करता है। कहाँ अप्लाई करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को पनिश करने के लिए जिसने कानून को तोड़ा है। सेकंड, टू सेटल डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देके हम समझते हैं इसको यार, एग्जाम्पल लेके समझेंगे मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। इसको यार एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे गाइस, आ जाइए यहाँ पर समझते हैं। देखो राम जो है ना, उसका एक दुकान है, मान लो एक किराना का दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है। वहां पर श्याम एक कस्टमर बन के आया जिसने राम से कहा कि क्या मुझे दो, आप मुझे चिप्स दो, क्या दो, चिप्स दो। तो अब क्या हुआ, श्याम ने राम को पूछा कि भाई मुझे चिप्स दो। तो श्याम अपनी दुकान से क्या किया, चिप्स को श्याम को दे दिया। तो बदले में श्याम को क्या देना था, इन रिटर्न श्याम को क्या देना था, पैसा। क्या देना था, पैसा। क्या श्याम ने वो दिया। श्याम भाई साहब निकला कैसा इंसान, एकदम बेकार इंसान, है कि नहीं, एकदम बेकार इंसान, बहुत भयंकर बेकार इंसान निकला श्याम। और श्याम ने राम को पैसा नहीं दिया। श्याम निकला यार धोखेबाज। उसने यार 2 चिप्स लिए थे श्याम से 10 रुपये के, तो यार टोटल उसको 20 रुपये इन रिटर्न देने थे राम को। बट यार श्याम निकला एक धोखेबाज इंसान जिसने यार राम को धोखा दिया। और उसका जो पैसा था 20 रुपया, वो उसने उसको रिटर्न नहीं किया। अब क्या हुआ, अब राम को तो यार अपना पैसा चाहिए क्योंकि उसने सामान तो दे दिया, अब तो पैसा उसको देना पड़ेगा, किसको, श्याम को। अब राम बहुत बार बोलता है श्याम को यार पैसा दे दे, बट श्याम तो यार है धोखाबाज, एक नंबर का बेकार इंसान, एक नंबर का खड़ूस इंसान जो कि पैसा नहीं दे रहा है। इतने बार डिमांड करने के बाद ये पैसा नहीं दे रहा है। अब राम बोलता है अब इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे, हम चलते हैं हमारे कोर्ट। अब ये कहाँ जाएगा, अब भाई इसको तो भैया पैसा चाहिए कि नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, इसने व्यापार किया, इसको पैसा चाहिए। तो ये क्या करता है, चला जाता है, ये कहाँ चला आता है भाई साहब, हमारा जो राम है वो रोते रोते चला जाता है कोर्ट। कहाँ चला आता है, कोर्ट। और कोर्ट में बोलता है, ये कैसे कोर्ट में जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर या फिर सिविल कोर्ट के अंदर, ये सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा। वाई,
देखिए बेसिकली यहाँ पर कोई मर्डर किसने किसका नहीं किया, यहाँ पर कोई धमकी नहीं हुई, थ्रेफ्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ पैसा उसने नहीं दिया। क्या श्याम ने राम को मारा? नहीं मारा। क्या उसने चोरी की? नहीं की। क्या मर्डर किया राम का? नहीं किया। सिंपली यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बेसिकली यहाँ पर एक क्या हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था कि राम को श्याम को चिप्स देना था और इन रिटर्न 20 रुपये लेने थे, और श्याम को राम को 20 रुपये देने थे, इन रिटर्न चिप्स लेने थे। ठीक, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था, वो टूट गया है, जिसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर लॉ वायलेट हुआ है। जिसके कारण अब क्या होगा, राम गया कोर्ट और कोर्ट ने बोला कि भाई श्याम जो है मेरा 20 रुपये नहीं दे रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट बोलेगा भाई श्याम बाबू पैसा निकालो। तो श्याम बाबू पैसा तो निकालेंगे, बट उसके साथ साथ कंपेंसेट भी करेंगे राम को। मतलब अब श्याम जो पैसा देगा वो 20 रुपये भी देगा, उसके साथ कुछ और पैसा देगा कंपेंसेशन के लिए, कंपेंसेट करने के लिए। ये कंपेंसेट क्या होता है, कंपेंसेशन क्या होता है? देखिए राम ने तो केस फाइल किया था ना कोर्ट के अंदर, तो उसका उस केस के पीछे जितना ही पैसा खर्च हुआ वो पैसा भी यार श्याम को देना पड़ेगा, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। उसका जो नुकसान हुआ है, इसके ये नुकसान क्यों हुआ है? अगर श्याम उसको कॉन्ट्रैक्ट के समय चिप्स देते समय अगर 20 रुपये दे देता तो कोई राम का कोई अदर खर्चा नहीं होता। बट यहाँ पर श्याम ने क्या किया, लॉ के अनुसार पैसा नहीं दिया, 20 रुपये नहीं दिया, चिप्स तो ले गया, पैसा नहीं दिया, चिप्स तो खाना खा लिया बट पैसा नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, राम ने कोर्ट में केस फाइल किया, तो उसको यार उसका कुछ पैसा खर्च हुआ, जाने आने का पैसा या फिर कोर्ट के अंदर कुछ अदर फाइल फिलअप करने का जो पैसा है, वो जेरोक्स करने का पैसा, वो भी तो लगा ही नहीं। तो वो जो उसका खर्च हुआ वो किसके कारण हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसके लिए हुआ, वो श्याम के कारण हुआ। तो इसलिए श्याम को उस चीज़ को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो उसको तो यार 20 रुपये तो देना पड़ेगा उस चिप्स का, और कुछ चीज़ें उसको कंपेंसेट भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, राम और श्याम के बीच में यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ था, और इस डिस्प्यूट को सेटल किसने किया, हमारे कोर्ट ने किया। और इसलिए यहाँ पर उसने लॉ को इंटरप्रीट्स किया, देखा है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको भरपाई भी करनी पड़ेगी। जो खर्च हुआ था, एक्स्ट्रा खर्च हुआ इस केस के पीछे राम का, वो भी आपको देना पड़ेगा। किसको, श्याम को। तो श्याम क्या देता है, 20 रुपये तो देता ही देता है, उसके साथ कुछ कंपेंसेशन भी देता है। दैट्स इट। तो ये सेकेंड पॉइंट था। अब जाते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये यार फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के राइट्स जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है, उनको यार प्रोटेक्ट करने की भी बात कहता है। उनको प्रोटेक्ट करने की भी ये बात कहता है। कौन, हमारा जुडिशरी। तो मान लो क्या हुआ, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं हम, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं हम, यहाँ पर देते हैं। क्या हुआ, मान लो भाई एक स्कूल है XYZ, उसके एक हेड था। इस स्कूल के अंदर सुंदर नामक एक व्यक्ति आता है। कौन आता है, सुंदर नामक एक व्यक्ति। सुंदर आके यहाँ पर कहता है कि मुझे इस स्कूल के अंदर एडमिशन चाहिए, दाखिला चाहिए। बट जो हेड बोलता है हम तुमको यहाँ पर एजुकेशन नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे भाई साहब, हम तुमको यहाँ पर शिक्षा नहीं देंगे, डायरेक्ट मना कर देता है। सुंदर बोलता है भाई एक रीज़न दीजिए, रीज़न क्यों नहीं पढ़ाएंगे। बट ये जो स्कूल का हेड है ये बोलता है रीज़न कुछ नहीं है, हम आपको, हमारा मन नहीं है, आपको हम पढ़ाई नहीं देंगे। भाई सुंदर बोलता है कुछ तो कारण होगा, बताओ। सुंदर बोलता है कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा। भाई बताइए कुछ तो कारण, तब मैं चला जाऊँगा। अब रीज़न नहीं बता रहे हो, कुछ तो कारण ऐसा है नहीं, कुछ तो परफेक्ट रीज़न तो है नहीं, आप क्यों नहीं दे रहे। हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम आप तो फीस देने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं, फीस देने के लिए तैयार हैं, हमारे तो अच्छे नंबर भी आए हैं, हम पढ़ाई भी अच्छा करते, तो आप क्यों लेने, हमें दाखिला क्यों नहीं दे रहे हो, हमें एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो।
व्हाट इज द रीज़न, स्पेसिफाई इट, इसको स्पेसिफाई करिए क्या रीज़न है। बट ये जो हेड है ये सिंपली बोलता है हम तुमको एजुकेशन नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, और बाकी कुछ कारण नहीं है, सिर्फ नहीं मना कर दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है नो, हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे, काम खत्म, आप चले जाइए। बट सुंदर को लगता है यार कुछ तो हुआ है, ये क्यों नहीं देना चाहता है। तो यार इसको लगता है कि यार क्या प्रॉब्लम है। अगर रीज़न बता दे, ये जो हेड है अगर इसको रीज़न बता देता सुंदर को तो शायद वो चला जाता, बट इसने रीज़न नहीं बताया, तो सिर्फ ये इसको मना कर रहा है एजुकेशन देने से, सिर्फ यार ये इसको मना कर रहा है एजुकेशन देने से। यहाँ पर फीस को देने के लिए तो सुंदर राजी है, फीस को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो हेड है सिर्फ सिंपली इसको मना कर हम तुमको पढ़ाई शिक्षा नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो सुंदर है उसको जो उसकी जो एजुकेशन पाने की जो राइट है, जो अधिकार है, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे, उसके अंदर एक हमारा था कि नहीं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर सुंदर का राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स, उसका अधिकार, शिक्षा पाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, तो यहाँ वो वायोलेट हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सुंदर कहाँ जाएगा भाई, कोर्ट के पास जाएगा, और कोर्ट को बोलेगा ये जो स्कूल का हेड है ये हमें एजुकेशन देने से मना कर रहा है, हमारा राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा राइट है वो यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट फटकार लगाए किसको, उस स्कूल के हेड को, और उसको मजबूरन सुंदर को अलाउ करना पड़ेगा, आप आइए हमारे स्कूल में पढ़िए, ठीक। तो यहाँ पर जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स थे, बाकी बहुत सारे राइट्स थे, है ना, राइट टू इक्वलिटी वो भी राइट्स है। कितने राइट्स थे बताओ, वीडियो को यार पॉज करो और बताओ कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, बताइए गाइस कितने फंडामेंटल राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बताओ बताओ बताओ। देखिए हमारा राइट टू इक्वलिटी था, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम था, हर किसी को आज़ाद होने की राइट है। आपको यार ऐसा कोई नहीं बोल सकता भाई, किसी ने आपको पास कोई आया, आप मान लो कोई जगह आप जा रहे हो एबी टाउन, आप एबी टाउन को घूमने जा रहे थे, बट यहाँ पर एक व्यक्ति आ गया, उसने बोला कि भाई साहब आप जो हो, यहाँ पर राम खड़ा था और आके राम को बोला कि तुम एबी टाउन मूव नहीं कर सकते, यहाँ पर घूम नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको जो राइट टू फ्रीडम वाला पार्ट है वो फॉलो नहीं किया गया है, उसका उल्लंघन हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो राम है कोर्ट जाएगा, फिर इस व्यक्ति को फटकार लगेगी कोर्ट के द्वारा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगर आपके ऊपर कोई आपको एक्सप्लोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है आपके ऊपर, एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, मतलब क्या है, जैसे कि मान लो क्या है, किसी ने ह्यूमंस बीइंग की ट्रैफिकिंग की, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ, किसी को मान लो मजबूरन लेबरी कराया जा रहा है, काम कराया जाता है, भाई किसी की इच्छा नहीं, मान लो एक व्यक्ति है मान लो एक व्यक्ति है ए का मर्जी नहीं है इस फैक्ट्री में काम करने के, बट फैक्ट्री का मालिक उसको जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर करा रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स्ड लेबर करा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये वायोलेट हो रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति अगर जाएगा, कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा, तो यार उसको इस फैक्ट्री के ओनर को फटकार लगेगी, पनिशमेंट लेगी, तब जाके ये बच पाएगा। अगर ये यहाँ पर नहीं जाता है तो यार उसकी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब आपके साथ कोई चीज़ गलती हो रही है तो आपको उस चीज़ को जाके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, नहीं तो यार कैसे पता चलेगा आपके साथ कोई चीज़ हो रहा है, आपको कोई फोर्स लेबर करा रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, कैसे पता चलेगा अगर कोई बताएगा नहीं। तो यार बताना ज़रूरी है, तभी जाएगा गलती करने वालों को पता चलेगा वो गलती कर रहा है, नहीं तो यार जो गलती करता है उनको पता ही नहीं चलता हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, उनको महसूस ही नहीं होता। तो यार मैंने 3 बता दिए, एक तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, और क्या है भाई साहब, और है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। टोटल यार 6 फंडामेंटल राइट्स है गाइस, ठीक है।
तो यार ये तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे सिटीजन्स के राइट्स के अंदर, सिटीजन्स के राइट्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक। और फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं? 6 हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया, यहाँ पर ये लिखा है। क्लियर है आपको इतनी चीज़ें? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पनिशमेंट गया, सेटल डिस्प्यूट्स गया, प्रोटेक्ट्स फॉर सिटीजन्स राइट्स, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा होने से बचने के लिए, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, तो ऐसा होने से, इससे बचने से, इसको बचने से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होने से उसको प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा कोर्ट आगे आता है। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले कौन करता है ऐसा चीज़? हमारा लॉ, जो जुडिशरी है, वो लॉ को इंटरप्रेट्स करता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को वायलेट कर रहा है, उसके ऊपर नहीं मान रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा उससे बचने के लिए हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसको यह पनिशमेंट देता है, उसको फटकार लगाता है। दैट्स इट। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट ईयर हम बात करते हैं, द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। हमारे जुडिशरी के अंदर सिस्टम ऑफ कोर्ट होते हैं। कितने प्रकार के कोर्ट है? 3 प्रकार कोर्ट होते हैं बेसिकली। सिस्टम ऑफ कोर्ट है, यह रहा सिस्टम ऑफ कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। हमारे जुडिशरी के अंदर अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन accused of an offense can be punished only if proved guilty in the court। क्या हुआ भाई साहब? बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, कुछ गलती की है, उस गलती की सजा उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो एक अपराधी साबित नहीं हो जाता कोर्ट के अंदर। मतलब कोई, किसी ने गलती की है, वो प्रूफ करना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर किसी ने चोरी की है बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने चोरी की है, तो आप कैसे बताओगे उसने चोरी की है? तो यार वो तो आसानी से चला जाएगा। तो यार आपके पास प्रूफ होने चाहिए। वही चीज़ें लिखी है कि अगर कोई पर्सन के ऊपर एक्यूज्ड है, किसी पर्सन को बोला गया है कि इसने कुछ अपराधी की है, कुछ ऑफेंस इसने किया है, कुछ गलती की है, इसको यार पनिशमेंट तभी मिलेगी, ओनली इफ तभी जाके इसको पनिशमेंट मिलेगी जब ये कोर्ट के अंदर गिल्टी प्रूफ होगा। गिल्टी बोले तो अपराधी प्रूफ होगा। जब ये कोर्ट के अंदर अपराधी प्रूफ होगा तभी जाके इस पर्सन को क्या होगा, इस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। अगर नहीं हो पाया तो, अगर ये गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ तो, अपराधी प्रूफ नहीं हुआ तो यार इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक, इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस द गिल्टी कैन बी फाइंड और सेंट टू प्रिजन और इवन सेंटेंस टू डेथ। देखिए जो गलती करने वाला व्यक्ति होता है, जो पर्सन के ऊपर एक्यूज लगा है कि इसने गलती की है, उसके गलती को, उसके ऑफेंस को, जो उसका ऑफेंस है गाइस, ठीक है नहीं, उसका जो ऑफेंस है, उसने जो अपराध किया है, जो अपराधी ने जो अपराध किया है, उसके अपराध के ऊपर, उसके ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार की सजा मिलेगी, किस प्रकार का पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। अपराधी के अपराध पर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार का पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, राम और श्याम की जो कहानी मैंने सुनाई, उस केस के अंदर जो अपराधी था, श्याम था, उसको यार फाइन देने की बात की गई थी, कंपेंसेट करने की बात की गई थी, ठीक। तो यार उसका जो अपराध था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, बाकी कुछ नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पर उसको सिर्फ फाइन देना पड़ा था, जो अमाउंट था उसके साथ फाइन।
अगर उसकी अपराध थोड़ा बड़ा है, उसने चोरी कर दी भाई साहब, तो क्या होगा, उसको सेंटेंस टू प्रिजन होगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। अगर उसने कुछ भयंकर काम किया है, कुछ भयंकर काम किया गया, तब क्या होगा, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है, किसी ने यार चोरी कर ली मान लो, तो उसको यार जेल भेज देंगे। ठीक यार, किसी ने किसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो यहाँ पर अपराधी को यार फाइन मिलेगी। अगर किसी ने चोरी कर दी तो इसका चोरी टाइप अपराध किया तो उसको यार क्या करेंगे, प्रिजन को सेंड कर दे, सेंड टू प्रिजन। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो क्या होगा, तो यार उसको सेंटेंस टू डेथ होगा। ये डिपेंड करता है यार, अपराधी के अपराध पर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार की पनिशमेंट मिलेगी, किस प्रकार का सजा मिलेगा। या तो उसको उसके अपराध की वजह से उसको फाइन करने को बोला जाएगा, या तो उसको जेल भेज जाएगा, सेंट टू प्रिजन, या तो उसको सेंटेंस टू डेथ हो जाएगा, मतलब कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगा गाइस, कैपिटल पनिशमेंट। सेंटेंस टू डेथ को ही यार कैपिटल पनिशमेंट बोला आता है गाइस, क्या बोला आता है, कैपिटल पनिशमेंट। क्लियर है आपको इतनी चीज़ें, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं, बहुत कम चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है, बट नेक्स्ट क्लास से बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।